आप सभी श्रोता मित्रों को हार्दिक नमस्कार। प्रस्तुत है विजया गोयल जी द्वारा लिखित कहानी कपूत। रोज कितने कपूत जन्मते हैं, कितने सपूत कैसे पता चले। जब भी बेटा जन्म लेता है लोग उत्सव मनाते हैं। बेटा पहला हो या सातवां, हर बार जश्न होता है। बेटी पहली भी हो तो भी जश्न नहीं होता। प्रसूति गृह के द्वार पर आंखें गड़ाए परिवार हर पल यही आशा करता है कि बेटा ही हो। औपचारिकतावश कह भर देते हैं, जो भी हो ठीक है। मानो बेटी हो गई तो लोग यह न कहें, इन्हें तो दूसरी बार भी बेटा चाहिए था, हो गई बेटी। कोई पराजित दिखना नहीं चाहता ना, मगर मन्नत में यही चाहते हैं कि बेटा हो। बेटा होता है तो प्रफुल्लित होकर कहते हैं, मुझे तो पता था कि बेटा ही होगा। जश्न होता है, पार्टियां होती हैं। पहली होली दिवाली पर विशेष जश्न होता है। बेटे के माता पिता तब तक मेरा बेटा है कह अपना अधिकार जताते हैं जब तक सपूत कपूत होने के रंग न दिखा दे। फिर अचानक खामोशी छा जाती है। सोच विचार और मन मंथन के पश्चात वही माता पिता एक दूसरे को दोषी और उसे कपूत होने के सभी अवगुणों का मूल उत्पादक का दर्जा सौगात में दे देते हैं। पंजाब में एक सटीक सी कहावत है, सपूत बाप का, कपूत माँ का। अर्थात सपूत हो तो पिता अपना कहता है और अगर कपूत हो तो माँ पर गया है कहकर माँ को दोषी ठहरा दिया जाता है। इस कथन से जहाँ स्त्री का समाज में माँ बनने के पश्चात भी पुरुष के अहम से पराजित होना दर्शाता है, वहीं स्त्री को संतान की हर नादानी पर दोषी भी करार दिया जाता है। कुछ ऐसे ही जैसे यह जानते हुए भी कि बेटी या बेटा जन्म पिता पर निर्भर करता है, फिर भी जहाँ एक के पश्चात दूसरी संतान भी कन्या होती है, माँ को दोषी ठहरा दिया जाता है। अक्सर माँ सभी से यही सुनती है कि तुम्हारी कोख का ही दोष है कि बेटी हो गई। सास, ननद, जेठानी, समाज माँ को इतनी प्रताड़ना देते हैं कि वह सदा के लिए अपना मनोबल खो बैठती है। कहीं कहीं तो प्रसव के पश्चात कन्या संतान होने पर माँ को पौष्टिक आहार भी नहीं दिया जाता, न ही पूरा आराम दिया जाता है। यही दशा होती है माँ की जब सपूत सपूत न होकर पूत कपूत हो जाता है। परिवार को शौर्य के जन्म पर कितनी बधाई मिली थी। दो बहनों के गहन अंधेरे को चीरता हुआ जब शौर्य पैदा हुआ तो परिवार में उत्सव उमड़ आया। पहला पोता पाकर दादा दादी धन्य हो उठे। दो दो पोतियों को देखकर तीसरी बार जब बहू का पांव भारी हुआ तो चिंता से सभी तब तक ग्रस्त रहे जब तक नर्स ने आकर यह नहीं कहा कि लड़का हुआ है। दादा दादी तो मनो जी उठे। दादी की 10 वर्ष पुरानी घुटनों की असह पीड़ा छूमंतर हो गई। दादाजी जो कभी तिजोरी की कुंजी को छूते तक नहीं थे, पोते के आगमन से उसी तिजोरी में से नोट निकालकर यूं बांट रहे थे जैसे किसी और के रखे हों। सभी ने शौर्य को लाड से पालने में कोई कसर उठा न रखी थी। उसके कुछ मांगने की तो नौबत ही न आती थी, बिना मांगे ही सब मिल जाता। 5 वर्ष का होने तक दादा दादी संसार से विदा हो गए। पिता की सरकारी नौकरी थी, नौकरी क्या अफसरी थी, सो शौर्य को किसी वस्तु की क्या कमी होनी थी। इतने लाड के चलते वह आलसी और हठी होता चला गया। न सुनने की आदत तो पड़ी ही नहीं। हैरत की बात यह कि माता पिता धार्मिक, शुद्ध शाकाहारी और कर्मनिष्ठ ब्राह्मण और पुत्र नास्तिक, मांसाहारी भूलकर भी भगवान को याद न करे। पिता का ओहदा ऊंचा है। एक दिन उन्हें कोई खुश करने को विलायती कुत्ता दे गया। शौर्य तो खुश हो गया। कुत्ते के लिए बिस्तर, खाने का बाउल, विलायती कुकुर के लिए बनी खाद्य सामग्री आ गई। कुत्ते का जहाँ जी चाहता बैठता, जहाँ मन चाहे पेशाब करता। शौर्य के होते क्या मजाल की कोई कुछ कहता। कुत्ते का नामकरण टाइगर हुआ तो जश्न जैसा माहौल घर में था। टाइगर 1 वर्ष के होने तक आगंतुकों को काटने भी लगे तो सभी परिवारजन गर्व से फूले न समाते, मानो कुत्ते ने काट कर शौर्य को अभिशाप का निशाना नहीं, कोई शौर्य का काम किया हो। मेहमानों को टाइगर के टाइगरगिरी के किस्से चाव से बढ़ा चढ़ाकर सुनाए जाते। कई बार तो मेहमान सोचने पर मजबूर हो जाता कि रोएं कि हंसें।
मगर अफसरों के यहाँ लोग अपनी कोई न कोई परेशानी को हल करवाने आते हैं, सो जबरन ऐसे किस्से सुनकर हंसना ही पड़ता। त्योहारों पर लोग तोहफों के साथ साथ टाइगर के लिए भी कुछ न कुछ अवश्य लाते। पुत्र की हर इच्छा को ध्यान रखा ही जाता। उसके लिए पिता ने मन लगाकर ज्योतिष भी सीख डाला। अब शौर्य कुछ भी नया करता तो पहले ग्रह देखकर मुहूर्त निकाला जाता, फिर उस काम का श्री गणेश किया जाता। 15 वर्ष का होने तक शौर्य मदिरापान भी करने लगा। जिस घर में कोका कोला भी केवल पार्टियों में आती थी, वहां दारू भी आने लगी। नशे के सेवन से शौर्य की दिनचर्या गड़बड़ाने लगी। 10वीं कक्षा वह अच्छे अंक लेकर उत्तीर्ण हुआ, मगर +2 में लुढ़कने से बचा। पिता का सपना था कि शौर्य IAS अफसर बने। वह सबसे कहते, शौर्य को तो राजकीय सेवा में जाना ही है। वह जिस दिन जिला DM लगेगा तो ही मैं उसकी शादी करूंगा। माँ भी बलैयाँ लेते न थकती। जिसे प्याज से परहेज था, उसके छोटे से आंगन में मात्र एक कुत्ते के लिए मांस पकने लगा है, मगर कुत्ता उनके बेटे का है। आने जाने वाले रिश्तेदार पूछते, काकी तुम तो उस घर का पानी नहीं पीती जहाँ प्याज लहसुन पकता हो। धर्म कर्म में तुम्हारा कोई सानी नहीं, पूजा व्रत तुम्हारे से हमने सीखा, फिर यह क्या कि घर में मांस पकवाने लगी हो। काकी झट से उत्तर देती, अब जो जानवर खाए उसे तो देना ही होगा, इसे ठाकुर जी ने बनाया ही ऐसा है। सब चुप तो हो जाते, मगर मन ही मन सोचते, यह पशु कृपा नहीं, काकी का पुत्र प्रेम है। कहता कोई कुछ नहीं, जानते हैं सब कि घर की मर्यादा भंग हो गई है। शौर्य शराब पीता है, मांस खाता है, उसका चरित्र पतन की ओर जा रहा है। पिता उसके +2 के अंक देखकर चिंतित हो उठे। उन्हें अपना सपना रेत के महल सा भुरभुरा कर गिरता दिखा। जब कोई जीवन में रास्ता भटक जाता है तो उसे सुमार्ग पर लाना बहुत कठिन होता है। तभी तो रहीम जी ने लिखा था, रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन होए। मैंने जब शौर्य को देखा तो मुझे यह आभास ही नहीं हुआ कि शौर्य में कोई कमी है। लंबा गठित देह, बात में सलीका। वह कुत्ते की रंगदार लीश पकड़े उसे घुमा रहा था। मैं पास से गुजरी तो उसने अदब से नमस्ते कहा। उसके बाद पता चला कि उसकी शादी है, पर अभी तो वह कोई काम नहीं करता है। निमंत्रण कार्ड देखकर मैंने अपने पति से पूछा था, यह तो मैं भी नहीं जानता। हाँ, इतना जानता हूँ कि उसने CA पास कर लिया है। मेरे पति और शौर्य के पिता एक ही दफ्तर में काम करते थे, मगर पड़ोसी होते हुए भी हमने अधिक जानने की कभी कोशिश ही नहीं की। हाँ, मिलते अवश्य थे। सभी परिवार इकट्ठे होली मना रहे थे। महानगर में नौकरी पेशा हर प्रांत के लोग सरकार द्वारा निर्धारित कॉलोनियों में रहते हैं। सीढ़ी चढ़ते उतरते, सर्दी में छुट्टी की धूप सेंकते या त्योहारों पर अक्सर मिलना होता रहता है। चाहे कोई दक्षिण से रामास्वामी हो या उत्तर प्रदेश से रामनिवास, सब मिलकर होली दिवाली तो मनाते ही हैं। पंजाब के राम सिंह या कश्मीर के रज्जाक खान, कोई भी पीछे नहीं रहता। होली का धूम धड़ाका जोरों पर था। सभी रंग लगाने के साथ साथ पकवान खा रहे थे। कुछ घरों में ठंडाई घुटी थी तो कहीं काली गाजर की कांजी बनी थी। मस्ती का आलम था। कांजी में से राई की महक उठ रही थी। खट्टी मीठी कांजी पीते मज़ा आ रहा था। फागुन में फाग कभी हल्की गर्मी में आती है तो ठंडे पेय पीने का मन करता है। धूप छाया की मिली जुली छां अच्छी लगती है। कोई कोई पेय में बर्फ की 2 टुकड़ी डाल लेता है। गुजिया खाते खाते कई दिन हो गए। होली को थालों में सजी गुजिया से अच्छे ठंडे दही बड़े और पकौड़े लगते हैं। शौर्य, अगले माह तो तुम्हारी शादी है? चुप बैठे शौर्य ने पूछा। शौर्य से किसी ने पूछा। हाँ जी आंटी, कैसा लग रहा है? लग तो कैसा भी नहीं रहा। पापा ने कहा शादी कर लो, तो हमने कहा जो ठीक लगे करो। हंसकर बोला था। क्यों, आपको ठीक नहीं लग रहा? नहीं जी, मैं चाहता था पहले मैं प्रैक्टिस जमा लूँ फिर शादी करूँ, मगर पापा को ज्योतिष में बहुत विश्वास है, तो उनका कहना है कि फिर 2 वर्ष तक मुहूर्त नहीं है। 2 वर्ष वह रुकना नहीं चाहते। शौर्य कहते हुए झेंप रहा था। तुम क्या चाहते हो शौर्य? अपने पिता को बता दो, वह तो वही करेंगे जो तुम चाहोगे।
मैंने ऐसा क्यों कहा मैं नहीं जानती, मगर मुझे लगता है कि हर शादी को नींव के रूप में पति का आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना आवश्यक वस्तु है। अगले माह शौर्य की रिसेप्शन का भोज हमने भी जिमा था। शौर्य की पत्नी मुझे संस्कारी शर्मीली दुल्हन लगी थी। उस परिवार से कई बार मिलना हुआ, पड़ोसी हैं तो दिन में एक आध बार तो सामने पड़ ही जाते। शौर्य उसकी पत्नी तो कम ही मिलते, बात तो कभी कभार ही होती। हाँ, दुआ सलाम तो हर बार करनी ही पड़ती है। पता चलता रहता, आज बहुरानी ने यह बनाकर खिलाया, आज यह किया, आज वह किया। सब सुनकर एहसास होता कि घर में सब ठीक ठाक है। न जाने क्यों मुझे चाहत थी कि शौर्य की बीवी को कोई कष्ट ना हो। तुम सलवार कमीज बिल्कुल नहीं पहनती हो? एक दिन सुबह मिल जाने पर सरिता यानी शौर्य की पत्नी से मैंने पूछा था। जब भी देखा उसे साड़ी पहने, सिर पर पल्लू ओढ़े देखा। आज के माहौल में लड़कियां जीन्स टी शर्ट में ही नजर आती थी। हमारे यहाँ बहू साड़ी पहनती है, सास ने कहा था। सरिता चुपचाप ठहरी सी दृष्टि से मुझे देखती रही। कुछ था उसके चेहरे पर जो बता रहा था कि वह उदास है। कुछ ही दिनों बाद तबादला गुजरात और फिर उत्तर प्रदेश में हो गया। वहाँ पहुँचे तो पता चला शौर्य का परिवार भी वहीं है। फिर हम पड़ोसी हो गए। दुख हुआ जानकर कि शौर्य दिन में पीने लगा है। काम कुछ नहीं करता, पिता ही खर्चा चलाते हैं। हाँ, उसके पिता मुहूर्त देखकर ही उसे कहीं जाने देते हैं। बहू मुहूर्त से मायके जाती है, यहाँ तक कि बाजार भी किसी से बोलती नहीं। सास की पहरेदारी में क्या करेगी भला। टाइगर पहले से अधिक काटने लगा है। लोग उनके घर आने जाने से डरते हैं। शौर्य की कोई बात नहीं करता, बस दबी जुबान में नौकर इधर उधर बोल देते हैं। टाइगर की बहादुरी की बात अधिक होती है। उस दिन शौर्य के पिता मेहमानों से कह रहे थे, साहब टाइगर तो किसी को बचकर जाने ही नहीं देता। यह बताते हुए उनके मुखमंडल पर गर्व की छाया थी और मेहमानों के चेहरों पर भय की। जीवन यंत्रित सा चल रहा था। बस सरिता का दुख रोज बढ़ रहा था। 4 वर्ष की शादी में न उसकी कोई अपनी गृहस्थी थी, न कोई माँ कहने वाला। हमें दिल्ली आए 4 वर्ष हो गए थे। सरकारी नौकरी में कब कौन कहाँ चला जाए कुछ पता ही नहीं। भूतकाल एक हद तक पीछे छूट गया। भविष्य का कोहरा इतना गहन और अभेद्य जान पड़ता है कि वर्तमान आज की धूप से प्रकाशमय दिखता है। 8 रोज पहले सुबह समाचार पत्र खोला तो शोक संदेश में शौर्य की तस्वीर देखकर दिल धक से रह गया। उठावनी दिल्ली में थी, सो भारी मन से हम भी पहुँचे। माता पिता उतने ही शोकाकुल थे जितना सोचा था। ऐसे समय में मुझे कभी सांत्वना देने को शब्द ही नहीं मिलते। लोग हर तरह से सांत्वना दे रहे थे। आप तो इतने मुहूर्त से चलते थे, हर तरह से समय परख कर बच्चों को कहीं भेजते थे, इतना पूजा पाठ घर में होता था, फिर यह अनहोनी कैसे हो गई? हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि शौर्य को अकस्मात मृत्यु आ घेरेगी। एक महिला शौर्य की बेहाल माँ से कह रही थी। पास ही एक सफ़ेद धोती पहने बुजुर्ग बैठे थे जो बहुत ही शोकाकुल लग रहे थे। वह सभी को बहुत ध्यान से देख रहे थे, शायद परख रहे थे कि हितैषी कौन कौन है। मैंने उन्हें किसी से भी बोलते नहीं देखा, बस चुपचाप निहार रहे थे। न जाने उन्हें क्या हुआ कि उस स्त्री की बात सुनकर उठकर खड़े हो गए। दोनों हाथ दाएं बाएं कमर पर रखे थे, न जाने खुद को थामने के वास्ते या मोर्चा थामने के वास्ते। मैं बताता हूँ कहाँ मुहूर्त गलत हो गवा। जब बालक पैदा होते हैं तो मुहूर्त कपूत का हो तो कपूत होता है, जौन सपूत का हो तो सपूत होता है। इस बालक का मुहूर्त कपूत का रहा, फिर जौन चाहे कितना मुहूर्त निकालो, कपूत कपूत नहीं बनत है, ना ही बनत है वो सपूत। अंतिम शब्द उनके रुदन में दब गए। दोनों हाथों में चेहरा थामे वो बेबसी की मूरत लग रहे थे। पहले उन्हें कभी नहीं देखा तो पहचानना कठिन था। रुदन बता रहा था कि लहू का रिश्ता होगा। शोक सभा में भीड़ बढ़ती जा रही थी। सुख में चाहे न जाओ, दुख में जाना आवश्यक है। हाँ भाई, किसी का प्रियजन वापस तो नहीं आता, फिर भी देखकर कुछ बट जाता है। परिवार को बड़ा आघात पहुंचा है, माँ के लिए तो बहुत ही कठिन है।
आप ठीक कहते हैं, एक ही औलाद थी, कैसे चलेगा जीवन। ब्याह तो हो गया था, 4 वर्ष में कोई बच्चा हो जाता तो निशानी तो रह जाती। सहमति में सिर हिले, कुछ नयन नम हुए, सब बिखर गया, घर गृहस्थी परिवार। रास्ते में इसी परिवार की बात होती रही। मन रह रहकर कहता रहा कि माता पिता के प्रयत्न से शौर्य बच सकता था, मगर वह पुत्र को सही दिशा देते तो आज वह जीवित होता। सबसे अधिक सालता है सरिता का कष्ट, के साथ अन्याय हुआ और अनर्थ पछता नहीं। रह रहकर यही विचार आता है कि उसका भविष्य क्या है। पोथी पंडित मुहूर्त में मेरा विश्वास नहीं है। सरिता तो नहीं मिली, हाँ उसकी सासू माँ मिली थी, सादी धोती और उदास आंखें ओढ़े। औपचारिकता के पश्चात मैंने मन की बात कही, सरिता कैसी है? वह मौन रही, फिर बोली, अब विधवा है तो कैसी होगी भाभी जी। पंडित ने शादी से पहले इन्हें कहा भी था, इन्होंने सुना ही नहीं। अब देखो क्या हुआ। कुंडली में दोष पत्नी का होता है, तभी तो वो विधवा। मैं तिलमिला उठी, फिर सरिता को दोष? अभी भी पुत्र का कोई दोष नहीं। स्वयं को संचित किया। सरिता कहाँ है, यहाँ या मायके में? अजी यहीं है, कहाँ जाएगी। मायके हम नहीं भेजेंगे, अब इस आय में कोई हो तो जो घर चलाए। ओह, तो वो बेचारी अकेली ही है, न पिता को चिंता है न ससुर को। 30-35 वर्ष की युवती कैसे जीवन काटेगी? एक जीती जागती युवती समाज की मिथ्या कुरीतियों की शिकार हो गई, ज्योतिष के ढोंग की, अपने भीरू स्वभाव की और एक कपूत की पत्नी बनकर। तो यह थी विजय गोयल जी द्वारा लिखित कहानी कपूत। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।